नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। हमारी इस कड़ी में आज मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आया हूं, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम यानी कि पीड़ित के मुआवजे की योजना। हमारी सीआरपीसी 1973 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 357 ए, बी और सी ये कुछ प्रोविजंस हैं जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के साथ डील करते हैं। और ये बड़ा ही सराहनीय कदम भी है, क्योंकि भले ही कार्यवाही जो है वो राज्य सरकार या स्टेट कर रही हो, जो किसी भी अपराध का बोझ है वो सबसे पहले पीड़ित पे आता है। और इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम दरअसल है क्या, पीड़ित को मुआवजा किस तरीके से दिलवाया जा सकता है। विधि के छात्रों को और कई बार देखा जाता है प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती कि ये कितनी उपयोग में लाई जा सकती है। एग्जामिनेशन की बात करें, न्यायिक सेवा परीक्षा की या जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो हाँ, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम पे। लेकिन साथ साथ जब भी हम क्रिमिनल लॉ की जजमेंट लिख रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स हमें विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के लॉ को उन तथ्यों पे, उन फैक्ट्स पे अप्लाई करके अपनी जजमेंट में जरूर मेंशन करना चाहिए दैट यू विल आल्सो बी अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम। आप पीड़ित को मुआवजा भी दे रहे हैं। उसे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने लॉ को गहराई से समझा है और तथ्यों पे उस लॉ को अप्लाई करते समय आपने हर पर्टिकुलर प्रोविजन का ध्यान रखा है। काफी उपयोग में लाई जा सकती है चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम को समझना। विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम यानी कि पीड़ित की मुआवजे की योजना। सबसे पहले बहुत छोटा सा रेफरेंस जो आता है कि विक्टिम शब्द का अर्थ क्या है। आम भाषा में अगर समझे तो विक्टिम का मतलब, जो पीड़ित है उसका मतलब यही होता है कि अगर किसी के साथ अपराध करा गया है, जैसे अगर किसी के साथ चोरी की गई है, किसी का सामान चुराया गया है, तो वह व्यक्ति जिसका सामान था वो पीड़ित कहा जाएगा। या मान लीजिए कि एक घृणापूर्वक अपराध है, जैसे कि हत्या या किसी का बलात्कार हुआ है, तो जिस भी व्यक्ति की हत्या हुई है, जिस महिला का बलात्कार हुआ है, उस व्यक्ति को हम पीड़ित कहेंगे। सो टू अंडरस्टैंड दिस we can put it as person who has suffered loss or injury as a result of the act of the accused, या उनको हम offender भी कह सकते हैं, who has been charged, जिन पे वो दोष लगाया गया है कि उन्होंने वो अपराध कारित किया है, उन्होंने वो ऑफेंस कमिट करा है, जो ऑफेंडर है या अक्यूज्ड है, उनके एक्ट की वजह से जिस भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की पीड़ा हुई है, लॉस या इंजरी हुई है, कोई भी नुकसान हुआ है, उस व्यक्ति को हम पीड़ित कहेंगे। पर सीआरपीसी यहां पर नहीं रुकता। अगर आप देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज WA में विक्टिम की परिभाषा दी हुई, और वहां पे विक्टिम का मतलब सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है जिनको लॉस या इंजरी अभियुक्त के किसी भी अपराध को कारित करने से हुई है। वहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वहां पे गार्डियंस और लीगल एयर्स को भी इंक्लूड करा गया है। गार्डियंस और लीगल एयर्स को भी इंक्लूड करा गया है। क्यों इंक्लूड करा गया है? मान लीजिए किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। वह व्यक्ति था जिसका एक संयुक्त परिवार था, 2 बच्चे थे और वह अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते थे। उनके बूढ़े माँ बाप भी हैं और वह अकेले व्यक्ति थे जो घर चलाते थे, जो रोजी रोटी घर की लेकर आते थे। अब उस व्यक्ति की अगर आपने हत्या कर दी तो क्या वो अपराध सिर्फ व्यक्ति
को ही अफेक्ट कर रहा है? क्या उसका असर उसके परिवार पे नहीं है? जो दो छोटे बच्चे हैं, जो धर्मपत्नी है, जो बूढ़े माँ बाप हैं, उस अपराध का सीधा असर उन सब पे भी हो रहा है। तो इसीलिए सीआरपीसी ने इस बात का ध्यान रखते हुए 2009 में ही जब ये अमेंडमेंट हुआ था, तो उस समय 2009 के अमेंडमेंट से, जो कि 31 दिसंबर 2009 को एनफोर्समेंट में आई थी, लागू करी गई थी, 2009 की अमेंडमेंट से जब सेक्शन 2 क्लॉज WA को हमने ऐड करा, तो वहां पे हमने पीड़ित की परिभाषा में लीगल एयर्स और गार्डियंस को भी इंक्लूड करा। तो ये सीआरपीसी बात करता है सेक्शन 2 क्लॉज WA में विक्टिम की डेफिनेशन के बारे में। एक बड़ा अच्छा सवाल इससे बनता है कि अगर आप सीआरपीसी में देखेंगे तो हमने ये WA क्यों चूज करा? ये डिस्कशन से थोड़ा अलग हटकर है, बट मेरे दिमाग में ये बात अभी स्ट्राइक करी कि मैं आपको इस बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज दूं कि ये WA हमने क्यों यूज करा है। हम आगे Y Z, जब Y तक खत्म हो रहा है तो आगे फिर Z और आगे भी तो जा सकते थे, हमने WA बीच में क्यों डाला? बिकॉज हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मेंटेन करना था। अगर हम देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज A से शुरू करके सीआरपीसी में, तो ऑल द डेफिनेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जितनी भी परिभाषा हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्रमशः लगाई गई हैं। तो इसीलिए WA हमने बीच में इंसर्ट करा विक्टिम को डिफाइन करने के लिए। एनीवे, सो विक्टिम की डेफिनेशन, जिस व्यक्ति को कोई भी लॉस या इंजरी हुई है अभियुक्त के अपराध कारित करने से, मतलब कि ऑफेंडर या अक्यूज्ड के एक्ट करने से, जिसके लिए अक्यूज्ड के ऊपर दोष लगाया गया है या चार्ज करा गया है। साथ साथ वो गार्डियन और लीगल एयर्स जो कि पर्सन हु हैज सफर्ड लॉस और इंजरी के गार्डियन और लीगल एयर्स, उनको भी विक्टिम की डेफिनेशन में इंक्लूड करा गया है। मतलब जब हम पीड़ित की बात करेंगे, विक्टिम की बात करेंगे, तो यह सब व्यक्ति, जितने भी ये सब व्यक्ति हैं, वह सब उस डेफिनेशन में फॉल करते हैं। अब हम आगे आते हैं सेक्शन 357 पे। धारा 357 सबसे पहले हमें बताती है दो तरीके के अपराधों के बारे में। अगर हम सबसेक्शन 1 में देखेंगे, वहां पे जो सेंटेंस है, वहां पे जो सेंटेंस की बात करी गई है, वो या तो फाइन है, यानी कि जो सजा दी गई है वो सिर्फ फाइन है, और एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग डेथ प्लस फाइन। यानी कि जो न्यायालय ने सजा सुनाई है वह सिर्फ या तो फाइन है या कोई भी सेंटेंस है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, लाइफ इंप्रिजनमेंट, इवन डेथ, मृत्यु दंड भी है, और साथ साथ फाइन दिया गया है। सबसे पहली कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस तो यहां पर आ जाती है, जहां पे जो सेंटेंस कोर्ट ने पास करा है या तो वो ओनली फाइन है या एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग डेथ प्लस फाइन, ये सजा सुनाई गई है। वहां पे सेक्शन 357 ये बात करता है कि द कोर्ट में नाउ अवॉर्ड कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और इंजरी। किस तरीके की लॉस और इंजरी? सबसे पहले तो जो भी प्रोसिक्यूशन करने में, यानी कि उस केस को, सीधी सरल भाषा में केस को लड़ने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आए हैं, प्रोसिक्यूशन एक्सपेंसेस, वो रिकवर करे जा सकते हैं इस फाइन से। जो फाइन अवॉर्ड करा जा रहा है उससे प्रोसिक्यूशन एक्सपेंसेस रिकवर करे जा सकते हैं। आगे, एनी कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और इंजरी
विच कैन बी ग्रांटेड बाय अ सिविल कोर्ट। यानी कि जो फाइन अवार्ड हुआ है सेंटेंस में, हम उसको यूज कर सकते हैं टू कॉम्पनसेट एनी पर्सन who has suffered some loss or injury and that compensation can be recovered from the civil court। हमें ये पता है कि अगर ये व्यक्ति सिविल कोर्ट में जाएंगे तो इनको कॉम्पनसेशन, मुआवजा मिलेगा। जो भी इनको परेशानी हुई है, नुकसान हुआ है, कोई भी आहत पहुंची है, उसके लिए इनको मुआवजा सिविल कोर्ट से मिलेगा। तो इसी फाइन से उनको कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। कोर्ट ये भी कर सकता है, जो कोर्ट सजा सुना रही है वह अपनी जजमेंट में ये भी कर सकती है कि इसी फाइन से कॉम्पनसेशन दिया जाए, जो कि आगे जाके सिविल कोर्ट से भी लिया जा सकता है। तो यहीं पे उनको फाइन देकर हम कॉम्पनसेट कर दें। आगे, अगर किसी व्यक्ति की आपने डेथ कॉज करी है या अबेटमेंट ऑफ डेथ कॉज करी है, जिस व्यक्ति को फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855 के अंदर कॉम्पनसेशन मिल सकती है। जब आप जजमेंट पास करेंगे तो अगर आप फाइन अवार्ड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे दोनों तरीके के सेंटेंसेस में फाइन इज फॉर्मिंग अ पार्ट। या तो पूरा सेंटेंस जो है, जो पनिशमेंट है, वो सिर्फ फाइन है, या कोई भी सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस भी हो सकता है और साथ में फाइन है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे थर्ड क्लॉज में लिखा है कि आपने किसी की मृत्यु करी है या अबेटमेंट ऑफ डेथ करी है, आपने किसी की डेथ अबेट करी है या किसी की मृत्यु करी है, और आपको फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855 में कॉम्पनसेशन देने के लिए आपकी लायबिलिटी है। फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट मतलब जब भी किसी के रॉन्गफुल एक्ट, निग्लेक्ट, एक्सीडेंट, इस वजह से जब भी किसी की मृत्यु होती है, जैसे कि हम देखते हैं आमतौर पे, अगर हमने देखा भी होगा, अगर किसी ने गाड़ी चलाते हुए कोई हादसा कर दिया, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। या बाय निग्लेक्ट, अगर कोई हार्मफुल केमिकल्स के साथ डील कर रहा था, अगर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती और सिविल लायबिलिटी की हम बात करें तो वो फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट के अंदर आती है। कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट, निग्लेक्ट, ओमिशन, एक्सीडेंट, जहां पे आपकी लायबिलिटी कॉम्पनसेशन देने की बनती है। तो अगर ऐसा है, अगर आपकी लायबिलिटी कॉम्पनसेशन देने की बनती है और आपने किसी की डेथ या अबेटमेंट ऑफ डेथ कॉज कर दी है और आपकी लायबिलिटी फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855 के अंडर कॉम्पनसेशन देने की बनती है, तो वो कॉम्पनसेशन हम इस फाइन के थ्रू दे सकते हैं। आगे चलेंगे फोर्थ क्लॉज में। फोर्थ क्लॉज बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है हमें। अगर किसी ने थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग या स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस, या स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस, यानी कि 378 आईपीसी, यहां पे हमारे पास 403, यहां 405, यहां 415 से 420 और यहां 410 से 414। अगर ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है तो जो भी बोनाफाइड परचेजर होगा, यानी कि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता था, मान लीजिए आपने चोरी की हुई संपत्ति थी और आपने वो संपत्ति चुराई थी, या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू आपने उस संपत्ति की पोजेशन ली थी, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट करा है आपने, चीटिंग कमिट करी है, या आपने स्टोलन प्रॉपर्टी हैबिचुअली रिसीव करी है और उसके बाद किसी व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। अब मान लीजिए उस प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति ने खरीद लिया और खरीदने के बाद ऑफ कोर्स जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसको वो प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। आपको उस प्रॉपर्टी को रियल ओनर को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि वह प्रॉपर्टी तो चुराई हुई है या ऑफेंस के थ्रू आपके पास आई है।
तो उस व्यक्ति को कॉम्पनसेट करने के लिए, जो बोनाफाइड परचेजर है, जिसको नहीं पता था कि ये व्यक्ति चोरी की गई संपत्ति है और उस व्यक्ति को, उस प्रॉपर्टी को रियल ओनर को देना पड़ा, तो उस व्यक्ति को कॉम्पनसेट करने के लिए, यानी कि बोनाफाइड परचेजर को कॉम्पनसेट करने के लिए, जो भी हमारा बोनाफाइड परचेजर है उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, उनको कॉम्पनसेशन देने के लिए हम इस फाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस फाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 357 में ये बात स्पष्ट तरीके से बताइए कौन से केसेस डील हो रहे हैं जहां पे न्यायालय ने जो सजा सुनाई है, या तो वहां पे सिर्फ फाइन है, मुआवजे की बात करी गई है, सिर्फ फाइन है, दंड दिया है सिर्फ, वो भी मॉनिटरी, यानी कि सिर्फ फाइन, और द सिचुएशन इज दैट एनी सेंटेंस हैज बीन पास्ड इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस अलोंग विथ फाइन। तो उस फाइन को हम यूज कर सकते हैं इन सिचुएशंस में कॉम्पनसेट करने के। इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट का एक 2013 का केस है। अंकुश शिवाजी गायकवाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 सुप्रीम कोर्ट। अंकुश शिवाजी गायकवाड़ वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि हो सकता है देखने पर यह लगे कि 357 जो धारा है वो मैंडेटरी नहीं है, वहां पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसाई, on the face of it, you may think that 357 there is a discretion with the court, but they said that the word may has to be read as must. उन्होंने कहा जो may शब्द जो कि डिस्क्रिशन देता है, जो मे शब्द यूज हुआ है उसको हमें रीड करना है एज मस्ट। दैट मींस कॉम्पनसेटिंग अंडर सेक्शन 357 इज मैंडेटरी। वी शुड रीड इट एज मस्ट। द कोर्ट हैज टू गिव रीजनड ऑर्डर्स रिगार्डिंग कॉम्पनसेशन। द वर्ड मे, जो हमने यहां शब्द मे देखा था, इसको हमें रीड करना है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट एज मस्ट। वी हैव टू रीड दिस वर्ड एज मस्ट एंड नॉट अलाउ द कोर्ट टू हैव सच अ डिस्क्रिशन wherein compensation may or may not be granted. अंकुश शिवाजी गायकवाड़ versus the state of Maharashtra. Now further, if you see subsection 2 of section 357, वहां पे बात हो रही है अपील की। मतलब कि जब तक सेंटेंस फाइनल ना हो जाए तब तक हम जरा कॉम्पनसेशन की बात जो है वह रोक के रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अपील के बाद या तो सेंटेंस बदल जाए, हो सकता है फाइन चेंज हो जाए, हो सकता है अमाउंट चेंज हो जाए, देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस। तो सेंटेंस जब तक फाइनल नहीं होता तब तक हम जरा कॉम्पनसेशन की बात पे रुके रहेंगे। सेंटेंस फाइनल होने का मतलब दो होते हैं बेसिकली, या तो अपील और लेट्स से टाइम ऑफ अपील हैज इलैप्स्ड, मतलब अगर अपील करने का समय समाप्त हो चुका है तो सेंटेंस को हम मानते हैं फाइनल, या अपील नॉट प्रेफर्ड, यानी कि अपील नहीं करी गई है, और इफ प्रेफर्ड
हैज बीन डिसमिस्ड, डिसाइडेड और रिजेक्टेड। हम तब सेंटेंस को मानते हैं फाइनल, या तो जो अपील करने का समय है वो खत्म हो गया है, द टाइम टू डिसाइड द अपील हैज इलैप्स्ड, द टाइम टू फाइल एन अपील हैज इलैप्स्ड, और अपील हैज नॉट बीन प्रेफर्ड, और इफ इट हैज बीन प्रेफर्ड, दैट इज अगर अपील करी गई है, अगर अपील करी गई है तो उस सिचुएशन में अपील को या तो डिसमिस कर दिया है, या डिसाइड कर दिया है, या रिजेक्ट कर दिया है। तब हम मानते हैं कि सेंटेंस जो है वो फाइनल है, तब हम मानते हैं सेंटेंस जो दिया गया था वो फाइनल है। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम सबसेक्शन 3 पे। ये कुछ डिफरेंट तरीके की केसेस के बारे में चर्चा की गई है यहां पे। सबसेक्शन 1 में हमने देखा था फाइन वॉज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, या तो सिर्फ फाइन है या किसी भी और सेंटेंस के साथ इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस के साथ भी फाइन है, मतलब फाइन वॉज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सबसेक्शन 3 में तब भी हम कॉम्पनसेशन देंगे, फाइन नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आप तब भी कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर सकते हैं अपनी जजमेंट में, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और इंजरी टू द विक्टिम। तब भी आप कॉम्पनसेशन लॉस और इंजरी के लिए विक्टिम को अवॉर्ड कर सकते हैं। ये कहां से ली जाएगी? ये भी उसी तरीके से अभियुक्त से, अक्यूज्ड से, ऑफेंडर से ली जाएगी जिस तरीके से फाइन लिया जाता है। यानी कि अगर आप सेंटेंस में फाइन नहीं भी दे रहे हैं तब भी आप कॉम्पनसेशन दे सकते हैं फॉर लॉस और इंजरी टू द विक्टिम। दैट इज वेरी मच पॉसिबल एंड द पावर हैज बीन गिवन टू द कोर्ट। द पावर हैज बीन गिवन टू द कोर्ट। सबसेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो बताया गया है कि अपील में या रिवीजन में अगर हम बात कर रहे हैं सेशंस कोर्ट की, इनफैक्ट हाई कोर्ट की भी अगर हम बात करें, तब भी ये 357 का कॉम्पनसेशन अगर पहले नहीं दिया गया था तो भी अवॉर्ड करा जा सकता है। If the compensation under section 357 was not awarded or has to be changed, then even while exercising the appellate jurisdiction or the powers of revision, the sessions court or the high court can grant compensation for any loss or injury to the victim, to the person who has suffered loss or injury ड्यू टू द एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड। अभियुक्त के अपराध कारित करने की वजह से जिस भी पीड़ित को नुकसान पहुंचा है, कोई भी हानि आहत पहुंची है, उनको मुआवजा दिया जा सकता है इवन बाय द सेशंस कोर्ट और द हाई कोर्ट। ये बात लिखी है सबसेक्शन 4 में। अब अगर हम आगे आए सबसेक्शन 5 में, सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर देयर इज अ सब्सिक्वेंट civil suit for compensation, if there is a subsequent civil suit for compensation, then the compensation awarded under section 357 should be adjusted। बहुत सीधी सरल भाषा में इट शुड बी एडजस्टेड। क्या मतलब कि अगर आपको 357 में सीआरपीसी में अगर आपको कॉम्पनसेशन मिल गई और अगर उसके बाद कोई भी सिविल प्रक्रिया, आप अगर कोई सिविल कोर्ट में याचिका दायर करते हैं लॉस और इंजरी की कॉम्पनसेशन के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो कॉम्पनसेशन आपको सेक्शन 357 में मिली है दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, उस कॉम्पनसेशन को, उस मुआवजे को
जो सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग है, जो वहां पर आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी, उसमें एडजस्ट करा जाएगा। मान लीजिए आपको यहां पे 5,000 रुपए की कॉम्पनसेशन या मुआवजा दिया गया दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, धारा 357 सेक्शन 357। अब वो जो 5,000 रुपए का मुआवजा आपको मिला है, अगर आप उसके बाद कोई सिविल सूट भी डालते हैं और अगर वहां पे कोर्ट को लगता है कि आपको 10,000 रुपए का मुआवजा इस केस में मिलना चाहिए, तो ये जो 5,000 रुपए हैं उस 10,000 रुपए में एडजस्ट करे जाएंगे और आपको सिविल कोर्ट से 5,000 रुपए का ही मुआवजा मिलेगा, क्योंकि 10,000 में से इन 5,000 को जो दंड प्रक्रिया संहिता में मिले आपको, उनको एडजस्ट करा जाएगा और आपको अल्टीमेटली 5,000 रुपए मिलेंगे। बहुत सिंपल सी बात। ये थी धारा 357, जो कि एक जनरल आइडिया देता है कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो कि पीड़ित है, जिसको कोई भी लॉस या इंजरी हुई है, उनको जब मुआवजा देने की बात आएगी तब हम क्या करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 357A, धारा 357 कैपिटल ए। इकतीस दिसंबर 2009 को लागू करी गई थी। ये 2009 की अमेंडमेंट, इस संशोधन को 31 दिसंबर 2009 को लागू करा गया था। एंड 357A हमें सीआरपीसी में मिला। अब 357A क्या बात करता है? अगर आप देखेंगे, सबसे पहले सबसेक्शन 1 में 357A ये बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य की सरकार है, इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे विल कम अप विद व्हाट, अ स्कीम टू कॉम्पनसेट victims for what? Loss or injury, and if they need any rehabilitation. If they need any rehabilitation or the loss or injury suffered, वहां पे मुआवजा देने के लिए पीड़ित व्यक्तियों को जो भी राज्य सरकारें हैं वह सलाह मशवरा करेंगी केंद्र सरकार के साथ और एक स्कीम, एक योजना लेकर आएंगे जहां पे जितने भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको मुआवजा प्रदान करा जाएगा। किस किस चीज के लिए मुआवजा? लॉस, इंजरी, कोई भी हानि, आहत पहुंची है या किसी भी तरीके का नुकसान हुआ है जान माल का, या हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन की। कुछ अपराध इस तरीके के होते हैं जैसे द अनफॉर्चुनेट ऑफेंस ऑफ रेप। इस तरीके के अपराधों में मेंटल ट्रॉमा, जो व्यक्ति इस अपराध का पीड़ा, इस अपराध की पीड़ा को सहन कर रहा है, उस व्यक्ति का जो मेंटल ट्रॉमा है, जो स्ट्रेस है, जो मानसिक दबाव है, जो मानसिक हानि पहुंची है, उसकी वजह से उस व्यक्ति को रिहैबिलिटेशन में भेजना पड़ता है। यानी कि ऐसे किसी जगह पे हमें उस व्यक्ति को भेजना पड़ता है जहां पे उस व्यक्ति के मानसिक संतुलन को और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करा जा सके। मानसिक संतुलन को या मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करा जा सके, तो वो उस चीज के लिए भी आप कॉम्पनसेशन की स्कीम बनाइए कि हम पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान कर सकें। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? सबसेक्शन 2 बात करता है दो चीजों के बारे में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है इन सब चीजों को समझना, क्योंकि सिर्फ मेंस में ही नहीं, प्री में भी, जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जहां पे हम एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, वहां पर भी ये सवाल पूछा जाता है और बहुत बारी पूछा जाता है। इनफैक्ट हाल ही ये सवाल 2022 में भी पूछा गया है। रिकमेंडेशन कौन करता है? कोर्ट। रिकमेंडेशन किस चीज की? मुआवजे की, कॉम्पनसेशन की। और क्वांटम, यानी कि कितना मुआवजा मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये जो डिस्ट्रिक्ट
लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रिकमेंडेशन कौन देता है? कोर्ट। और क्वांटम यानी कि कितना मुआवजा मिलेगा ये कौन डिसाइड करते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट की या स्टेट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वह डिसाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि जिला की कानूनी सेवा प्राधिकरण या राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण जो है वो डिसाइड करती है कि कितना मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे की रिकमेंडेशन कौन करता है? मुआवजे की रिकमेंडेशन कोर्ट करता है। मुआवजे की रिकमेंडेशन कोर्ट करता है। आगे अब हम आते हैं सब सेक्शन 3 पे। अगर जो ट्रायल कोर्ट है जहां पे ये कार्यवाही चल रही है उस अपराध की, उनको ये लगता है कि जो 357 की कॉम्पनसेशन है इट इज नॉट एडिक्वेट, यानी कि जो हमने 357 में कॉम्पनसेशन की बात करी है वो जो दी गई है वो एडिक्वेट नहीं है, वो एडिक्वेट नहीं है, या द अक्यूज्ड हैज बीन acquitted और डिस्चार्ज्ड। सीधी भाषा में अक्यूज्ड को, जो अभियुक्त है, उसको बरी कर दिया गया है या दोष मुक्त कर दिया गया है, अक्विट कर दिया गया है या डिस्चार्ज कर दिया गया है। तब भी पीड़ित को कॉम्पनसेशन, विक्टिम कॉम्पनसेशन नॉट अफेक्ट, तब भी पीड़ित को कॉम्पनसेशन यानी कि मुआवजा दिया जाएगा, तब भी पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। यहां पे भी रिकमेंडेशन कौन करेगा? न्यायालय। क्वांटम कौन डिसाइड करेंगे? जो भी राज्य के या जिला के कानूनी सेवा प्राधिकरण है, यानी कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। आगे चलते हैं। मान लीजिए कि जो अक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, ही इज नॉट ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड, यानी कि जो अभियुक्त हैं हमें पता ही नहीं कि वो कौन है। अपराध हुआ है लेकिन हमें यह नहीं पता कि अभियुक्त कौन है, अक्यूज्ड कौन है, या अगर हमें पता भी है तो वह न्यायालय के सामने नहीं आ रहे हैं, उनको हम कानून की पकड़ में नहीं लेकर आ पा रहे। दे आर नॉट बीइंग एबल टू ट्रेस द अक्यूज्ड, बट विक्टिम इज आइडेंटिफाइड। बट इफ यू सी, विक्टिम इज आइडेंटिफाइड, हमें यह पता है कि पीड़ित कौन है, मतलब कि अपराध हुआ है, अक्यूज्ड को नहीं पकड़ पा रहे, अभियुक्त को नहीं पकड़ पा रहे, अभियुक्त को हम आइडेंटिफाई भी हो सकता है ना कर पा रहे हो, पर हमें विक्टिम पता है कौन है, पीड़ित, इस अपराध के पीड़ित कौन है। यानी कि अगर आप देखें तो यहां पे नो ट्रायल इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड, नो ट्रायल इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड, देयर विल बी नो ट्रायल। कोई प्रक्रिया होगी नहीं। जब हमें अभियुक्त ही नहीं पता तो हम सजा किसको सुनाएंगे? जब हमें अभियुक्त मिल ही नहीं रहा तो सजा किसको सुनाएंगे? हमारे पास तो सिर्फ पीड़ित है। इस तरीके की सिचुएशन में जो पीड़ित हैं या उनके डिपेंडेंट्स हैं
जो पीड़ित हैं या उनके डिपेंडेंट्स हैं, वो एक एप्लीकेशन देंगे, एक अर्जी देंगे, किसको? या तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, यानी जिले की या राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण को वो एक चिट्ठी देंगे, एक अर्जी देंगे, एक प्रार्थना पत्र देंगे कि हमें कॉम्पनसेशन दिया जाए। भाई देखिए, ट्रायल तो हो नहीं सकता, अभियुक्त को गिरफ्त में नहीं लाया जा सकता, हम चाहते हैं कि आप हमें एक कॉम्पनसेशन या मुआवजा प्रदान करें। इस एप्लीकेशन को सबसेक्शन 5 बताता है, इस एप्लीकेशन को 2 मंथ्स में डिस्पोज या डिसाइड करा जाएगा, जो कि सबसेक्शन 4 में आई है। जो एप्लीकेशन है सबसेक्शन 4 की, इस एप्लीकेशन को 2 महीने के टाइम के अंदर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा में काफी बारी पूछी जाती है। 2 महीने के समय के अंदर आपको इस एप्लीकेशन को डिसाइड करके और मुआवजा प्रदान करना है। किसको? पीड़ित को या डिपेंडेंट्स को। आगे चलते हैं। अगर हम देखेंगे सबसेक्शन 6 बात करते हैं कि ऑफिसर इंचार्ज के सर्टिफिकेट या मैजिस्ट्रेट के सर्टिफिकेट मिल जाने पर जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, वह फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट एड या अदर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रदान कर सकती हैं। किसको? विक्टिम को, यानी कि पीड़ित को। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के सर्टिफिकेट पे या मैजिस्ट्रेट के सर्टिफिकेट पे फर्स्ट एड या अदर मेडिकल बेनिफिट्स जो हैं प्रदान करे जा सकते हैं। किसको? पीड़ित को। कौन करेगा ये प्रदान? ये कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और साथ साथ इसी सबसेक्शन में ये बात कही गई है कि एनी अदर इंटरिम मेजर, यानी कि अगर जो कानूनी सेवा प्राधिकरण है, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, या तो राज्य की या जिले की, अगर उन्हें लगता है कि कोई और भी हम ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे पीड़ित की परेशानी को, पीड़ित की समस्या को कम करा जा सके, उस कदम को उठाने के लिए भी वह सक्षम है और वह कदम उठाए जा सकते हैं। Any other interim measure can also be adopted by the District Legal Services Authority or State Legal Services Authority. This was section 357A. अब हम आगे बात करते हैं 357B और 357C की। ये जो अमेंडमेंट थी 2013 में आई थी, 2013 में आई थी, 3 फरवरी 2013 को इसको लागू करा गया था। और अगर हम सेक्शन 357B की बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती है। यह बताया जाता है कि अगर कोई ऑफेंस, यानी कि 326A, 376, 376A, 376AB, 376D, 376DA, 376DB या 376E, यहां बात हो गई एसिड अटैक की,
और यहां पे हमारे पास है रेप एंड एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ रेप। आईपीसी की इन धाराओं में यह बात बहुत स्पष्ट तरीके से लिखी गई है कि आप जो भी फाइन देंगे, जो भी फाइन आप इन ऑफेंसेस के अंतर्गत देंगे, वह सब फाइन यूज करे जाएंगे विक्टिम की मेडिकल ट्रीटमेंट और विक्टिम के बेनिफिट्स के लिए। विक्टिम के मेडिकल ट्रीटमेंट या विक्टिम के बेनिफिट्स के लिए ही उन सब फाइन्स को यूज करा जाएगा। यह लिखा हुआ है आईपीसी में। लेकिन सीआरपीसी हमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फाइन आईपीसी द्वारा घोषित करा गया है, जो आईपीसी द्वारा प्रावधान में लाया गया है, जो सीआरपीसी में हम फाइन देंगे या मुआवजा देंगे, उस पर उस आईपीसी वाले फाइन का कोई असर नहीं होगा। यानी कि अगर आप जब सेंटेंस पास कर रहे हैं और आप फाइन दे रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट 357A की जो कॉम्पनसेशन है इज नॉट अफेक्टेड बाय इट। कोई असर 357A की कॉम्पनसेशन पे नहीं पड़ेगा। जो भी आप फाइन दे रहे हैं उसका असर 357A की कॉम्पनसेशन पे नहीं पड़ेगा। प्री में यह सवाल बहुत पूछा भी जाता है और पूछा आगे भी जा सकता है। 357B, that the fine awarded under 326A or 376 to 376E, it will be in addition to the compensation, or it may be in addition to the compensation that is being awarded under section 357 capital A। आगे आते हैं। अब हम आएंगे 357 कैपिटल C पे, जहां पे बात करी गई है नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहां पे लिखा गया है all hospitals, whether they be public, whether they be private, whether they be run by the state government, whether they be run by the central government, any other local authority, or any person, they are duty bound. They are duty bound to what? To provide free of cost first aid to victims. कुछ पीड़ित हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एनी हॉस्पिटल, whether it be public hospital, whether it be a private hospital run by the state, run by the central government, run by the local authority, run by any other person, they have to provide free of cost immediate first aid medical treatment to the victims of certain offenses. What are those offenses? They are exactly the same offenses that have been mentioned in the earlier section. What are those offenses? Again, 326A, that is acid attack, and 376 to 376E, that is rape and aggravated forms of rape. इन सब पीड़ित को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड देना कंपल्सरी है टू एनी हॉस्पिटल रन बाय द स्टेट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एनी पर्सन।
and they shall also immediately inform the police. They shall also immediately inform the police. And let me tell you, non-compliance of this section is going to attract punishment under section 166B of IPC. Under section 166B of IPC में आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है. This is the discussion that we had on victim compensation scheme, पीड़ित के मुआवजे की योजना. We hope that you have liked it. आपको इस चर्चा से कुछ लाभ भी हुआ होगा और बहुत सरल रूप में आपके समक्ष ये चर्चा हमने लाने का प्रयास करा है और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरीके से आगे भी जुड़े रहेंगे. बहुत जल्द मिलेंगे हम आपसे एक और चर्चा के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.